स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर मयूर हूँ। आज आपके साथ बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। ये हमारे क्लास 10th का लास्ट टॉपिक है। इस बार हमें रेडियो एक्टिविटी से पूरे मार्क्स गेन करने हैं, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी चैप्टर, जितने भी हमारे सिलेबस में चैप्टर हैं उनमें से सबसे आसान चैप्टर्स में से ये एक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो, समझते हो और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर करते हो, तो आई विल डेफिनेटली से दैट यू विल गेट फुल मार्क्स, और मिनिमम आपको 10 to 15 मार्क्स के बीच में इस चैप्टर से बोर्ड में मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे चैनल को बहुत शेयर किया है। बट एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में हो जाए, शेयर करें। सो रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ से शुरू करना होगा, बिकॉज जब तक हम स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम रेडियो एक्टिविटी को डायरेक्टली नहीं समझ सकते। नाउ एवरीवन नोज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिकली एटम में तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वी नो वेरी वेल all the electrons are revolving around the nucleus, and all the protons and all the neutrons lies inside the nucleus। ये दो बातें हो गई। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर होता है, और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं दे लाई इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिवली चार्ज होते हैं आयंस। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स पर? 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो यही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, बस पॉजिटिव साइन के साथ। और अगर हम बात करें एक न्यूट्रल एटम की, तो एक न्यूट्रल एटम में क्या कंडीशन होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर अब एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, और अगर वो एटम न्यूट्रल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में कुछ ना कुछ प्रोटॉन से डिफरेंस आएगा। तो ये कंडीशन है न्यूट्रल एटम की, याद रखेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेफिनेट शेल्स में होते हैं। इट डज नॉट हैपनिंग दैट कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स लाई इन द सेम लेवल, इन द सेम शेल। सपोज अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, तो सोडियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पहली शेल में होंगे यहाँ पर, और उसके बाद के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेकेंड शेल में होंगे, और जो लास्ट वाला एक और बच रहा है वो लास्ट की उसकी थर्ड वाली शेल में होगा। सो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 2, 8, 1। सो दीज शेल्स हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन शेल्स को हम स्टेशनरी शेल्स भी कहते हैं। स्टेशनरी शेल्स इसलिए क्योंकि ये अभी स्टेशनरी है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन दीज शेल्स। सो दीज शेल्स आर स्टेशनरी शेल्स। सो शेल्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं 2n²। ये फॉर्मूला होता है हर शेल में फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो 2 × 1² आंसर आएगा 2। अगर हम सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं तो 2 × 2² आंसर आएगा 8। अगर हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं तो 2 × 3² आंसर आएगा 18। मतलब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन लाई, in the second shell maximum 8 electrons can lie, and in the third shell maximum 18 electrons can lie। तो इस तरह से हम जितना भी शेल्स का नंबर बढ़ाते जाएंगे उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। सो वी कैन से दैट द एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द शेल्स ऑल्सो इंक्रीजिंग फर्दर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डेफिनेट अमाउंट की एनर्जीज की शेल्स में सिचुएटेड रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जब भी कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, सो द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही वर्कआउट करता है फॉर दैट केमिकल कॉम्बिनेशन। जो शेल्स कंप्लीट है उनके साथ किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमें कुछ बातें जानने वाली थी, तो वो मैंने आपसे डिस्कस की। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। अगर हम बात करें पूरे कंपैरिजन करें एटम का, तो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर पर सिचुएटेड एक बहुत ही छोटा, बहुत ही डेंस पार्ट होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों एक साथ लाई करते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स चार्जलेस होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हमें प्रोटॉन पता करने हैं किसी भी एलिमेंट के, तो हमें उसका एटॉमिक नंबर पता हो जाना चाहिए। सो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और अगर हमें किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकालने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप उस एलिमेंट के मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, या एटॉमिक नंबर कह लो या आप कह लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। सिर्फ एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन इट हैज़, बट इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनमें कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स ज़रूर होते हैं। सो हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर में एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। न्यूट्रल की कंडीशन में जब एटम न्यूट्रल होगा तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब न्यूट्रल होने की कंडीशन में ये आंसर हमारे पास बन जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल नहीं होगा तब फिर हम एटॉमिक नंबर को सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल लेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो पूरे एटम का मास होता है, द होल मास ऑफ द एटम कैन बी कंसीडर्ड एट द न्यूक्लियस ओनली। पूरे एटम का सारा मास जो रहता है, ज़्यादातर उसका पार्ट वो न्यूक्लियस में ही सिचुएटेड होता है। इट मीन्स जो बाकी जगह है वहाँ पे नेग्लिजिबल मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ये कुछ न्यूक्लियस से रिलेटेड बातें हैं। न्यूक्लियस के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है वो अब आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है इनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनके बीच न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है हमारा, ये एक न्यूक्लियर चेंज, एक न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जान लेना जरूरी है। न्यूक्लियर फोर्स मीन्स द फोर्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और जो बाहर लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। So now we have a topic in which we deal with the isotopes. मैंने आपको डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे। एटॉमिक नंबर अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लो। मास नंबर अगर निकालना है तो आपको न्यूट्रॉन्स भी पता होने चाहिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर दो, तो किसी भी एलिमेंट का आप दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हो। अब हम अगला टॉपिक जो हमारा है वो है आइसोटोप्स। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सम एलिमेंट्स which have same atomic number but different mass number, they are called isotopes. जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। आप देख रहे हो, अगर हम इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है हमें? एटॉमिक नंबर दिख रहा है 1, तो इसका मतलब क्लियर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। और इसका मास नंबर कितना दिख रहा है हमें? मास नंबर दिख रहा है 1। सो इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें? 0। 1 - 1 एटॉमिक नंबर में, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस किया। अब अगर हम बात करते हैं इसकी 1H2 की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर आएगा वो कितना होगा? वो तो रिमेन सेम 1। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑल्सो बी 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? दैट ऑल्सो 1। बट अब यहाँ पे जो चौथा पार्ट है हमारा मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर क्या हो गया? 2। सो जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो वो एलिमेंट्स कहे जाते हैं आइसोटोप्स। तो इस तरह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे वो 2 - 1 यानी कि 1, यानी इसमें एक न्यूट्रॉन होगा। और यही चीज़ अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 मिलेगा,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 मिलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मिलेंगे, मास नंबर 3 मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे 3 - 1 2। तो इस तरह इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं, इसमें एक न्यूट्रॉन, और यहां पर जो तीसरा वाला होगा उसमें 2 न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह हमारे आइसोटोप्स बनते हैं। दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब हमारा जो रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से कुछ प्रोड्यूस हुआ है। आइसोटोप्स बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट टाइप स्टेबल एंड सेकेंड टाइप अनस्टेबल। Always remember that when the difference between protons and neutrons is not very large, जैसे कि इन दोनों केसेस में हम बात कर रहे हैं, ये 0 है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो भी 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। सो दीज आर द नॉर्मल एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम बात करें 1s3 की, तो उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच का डिफरेंस है वो 1 आ जाएगा। और भी हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन 14, ठीक है, और भी हमारे पास क्लोरीन 37। तो ये सब एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ये एलिमेंट अनस्टेबल आइसोटोप्स कहे जाते हैं। बिकॉज इसके पीछे लॉजिक क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया 2 तरह के फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। तो जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस वजह से न्यूक्लियस अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वो धीरे धीरे खुद अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता रहता है, खुद अपने में से रेडिएशंस एमिट करके धीरे धीरे अपने आप को खत्म करता जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडियो एक्टिविटी का बेस है वो इसी बेस से बन रहा है, अनस्टेबल आइसोटोप से। वैसे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जितने भी हमारे 82 एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर है, वो सारे एलिमेंट्स हमारे रेडियो एक्टिव कहे जाते हैं। और उनके पीछे लॉजिक भी यही है जो अनस्टेबल आइसोटोप्स का लॉजिक है। क्या लॉजिक है? व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनका जो डिफरेंस है वो जब बहुत ज़्यादा होने लगता है, तब हमारा न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है और न्यूक्लियस उस कंडीशन में अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता है, अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता जाता है विदाउट एनी हीटिंग इफेक्ट, विदाउट एनी केमिकल इफेक्ट। वो अपने आप खुद को डिसइंटीग्रेट करता जाता है, ख़त्म करता जाता है, तब तक जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं, द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल इज पीबी। आप सभी लोग पीबी का मतलब जानते होंगे, लेड। तो जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं आफ्टर 82 एटॉमिक नंबर, वो सारे डिसइंटीग्रेट होते होते जब वो लेड तक पहुंच जाते हैं तब उनका डिसइंटीग्रेशन रुक जाता है। तो ये है हमारा रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। यहीं से हमारी रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन आ जाती है। What is radioactivity? Radioactivity is the process in which some special elements disintegrate themselves in the form of some special type of radiations, alpha, beta and gamma. इनकी बात हम बाद में करेंगे, but they emit these such radiations. So this phenomena is called radioactivity, and those substances which carries this phenomena are called radioactive substances. Radioactive substances में जैसे कि एग्जाम्पल पोलोनियम हम ले सकते हैं, यूरेनियम ले सकते हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज। दिस रेडियोएक्टिविटी कॉन्सेप्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरेल। तो इस वजह से वहाँ पर जो रेज मिली थी उनको भी बैकरेल रेज का नाम दिया गया था। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी का कॉज हालांकि बहुत ही टिपिकल बात है ये, लेकिन अभी आपके 10th लेवल पर अगर आपको रेडियो एक्टिविटी को समझना है तो इन बातों को अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपको रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनी केमिकल चेंजेस, एनी फिजिकल चेंजेस ऑन रेडियो एक्टिविटी। सो आई विल से दैट देयर इज नो इफेक्ट। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसका केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस, उसके आसपास आप कोई भी वर्क करा लो, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। रीजन,
रीजन इज दैट बिकॉज इट इज द न्यूक्लियर चेंज। वो किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंजेस जो होते हैं दे आर हेल्ड इन विद द आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के आपस में चेंजेस जो होते हैं वो हमारे केमिकल चेंजेस कहे जाते हैं। लेकिन हम यहाँ रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस जो है वो कैसा चेंज है, मैं अभी आपको बताया, न्यूक्लियर चेंज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होने वाले चेंजेस। और न्यूक्लियस के अंदर होने वाले चेंजेस को इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन रेडियो एक्टिविटी। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो उसकी रेडियो एक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। देन यू विल आंसर दैट देयर विल बी नो इफेक्ट बिकॉज एनी केमिकल चेंज कैन नॉट अफेक्ट रेडियो एक्टिविटी बिकॉज रेडियो एक्टिविटी इज टोटली अ न्यूक्लियर प्रोसेस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। जिस तरह मैंने आपको आइसोटोप्स बताया उसी तरह आपको, वैसे तो बहुत ज्यादा इनकी अब जरूरत नहीं है, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, इनको भी हम लोग छोटे से इनकी भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हालांकि हमारा जो मेन रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमें आइसोटोप्स की ही जरूरत थी। आइसोटोप्स में जिस तरह एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट होता है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होंगे और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि 11 Na23 एंड 12 Mg23। मतलब ये सोडियम और ये मैग्नीशियम, इसमें आप देख रहे हो दोनों का मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सो दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। और अगर हम आइसोटोन्स की बात करें, सो दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे आर कॉल्ड सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सॉरी यहां पर आपको ध्यान देना होगा, न्यूक्लियॉन्स, जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। जब दो एलिमेंट्स ऐसे हो जिनमें न्यूक्लियॉन्स सेम हो देन यू कैन से दैट दोज आर आइसोटोन्स। जैसे कि हमारे पास हो जाता है 11 Na23 एंड 12 Mg24, ये हमारे कहे जाते हैं आइसोटोन्स। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तीनों के एक एक एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर लोगे, एग्जाम में आपका काफी सारा हेल्प इसमें हो जाएगा। और बाकी जो मैंने बताया आपको रेडियो एक्टिविटी, तो उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पर, आइसोटोप्स पर। आइसोटोप्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्टेबल एंड अनस्टेबल। अनस्टेबल कौन से होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है। और यही चीज हमारे जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जो आफ्टर 82 एटॉमिक नंबर आते हैं उनमें भी यही चीज फॉलो होती है कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच का डिफरेंस काफी बढ़ जाता है, जिस वजह से वो भी रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं। और रेडियो एक्टिविटी में क्या है कि एलिमेंट्स के अंदर से खुद विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ रेडिएशंस, अल्फा, बीटा एंड गामा। एंड आई विल एक्सप्लेन यू दीज रेडिएशंस इंडिविजुअली इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।